कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है आरती श्रीवास्तव। आप सभी को हमारा नमस्कार। नमस्कार। कैसी हो आरती? बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है। बिल्कुल सही कहा। इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं जी, उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होते देर भी नहीं लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान रखना है, जी। अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब बिल्कुल। उठते हो, और कोशिश धीरे-धीरे करिए सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। बिल्कुल। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही। इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की जी, हमारी जी। आदत होती है वो हमें थोड़ा बिल्कुल, बदलनी है। बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए। एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बोतल जरूर लेके जाएं। इस तरीके का आप लेके चलिए तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबियत ना खराब हो। और घर पर बैठकर पढ़िए ना। सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारा ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है। बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती हैं। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के या फिर बाहर इतना ज्यादा इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहाँ बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा। खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़ें। कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़ें, जीवनी पढ़ें। उस पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें। देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं? आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन की जीते जीत होती है। अगर आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है। अगर मन के हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने मन को सशक्त बनाते हैं। हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी किस तरह से, अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं। और कई बार क्या होता है आपके घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में। ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती हैं कि अरे भई आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती हैं? बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू। बिल्कुल। और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे, दूर के ढोल सुहावने। ये तो होता है, अक्सर होता है ना हम लोग को कि दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है। हाँ, लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचा। बिल्कुल, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब बातों को नहीं जानते हम। केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है। जी, तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे। ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी में दूर के ढोल किस तरीके से इस चीज को समझते हैं, अपना नजरिया बताएं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत। आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात करेंगे। क्या बात है। जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक। और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है। जबकि विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है। आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें हल्की फुल्की अक्सर विषय रखा है हो जाती है घरेलू बजट। बाप रे, जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है पूरे घर में। मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय पे। बिल्कुल सही कहा। इसके लिए जो पता है, जो गृहिणियां है ना, वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हैं। बिल्कुल। और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस। तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखें। और अभी हम सुन लेते हैं गीत। जी।
महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, कहती है दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, मेरा रूठ जाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, ओ
हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा। बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी। थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना? बिल्कुल। तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। जी, तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों मनाते हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। हाँ, तो बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेषण या रेमिटेंस कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज ही के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी IFAD ने की थी। जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था। हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना। हाँ, और सुरक्षित धन प्रेषण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं। जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेषण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना? रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं। बिल्कुल। हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी खुशी होती है कि ना, कि अब चलो ये जरूरतें हमारी ये हम पूरी कर लेंगे, है ना? बिल्कुल। तो कितने उन लोगों को इसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है, उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को। बिल्कुल। तो चल के एक सुनते हैं गीत ना। देख इधर ऐ हसीना, जून का है महीना, डाल जुल्फों का साया, आ रहा है पसीना। देख इधर ऐ हसीना, जून का है महीना, डाल जुल्फों का साया, आ रहा है पसीना। देख इधर ऐ हसीना। सुन ले कभी दिल की सदा, ओ नाज़नी जीना जला। सुन ले कभी दिल की सदा, हो नाज़नी जीना जला। बीमार गम हूँ शफा मुझको दे, दामन से अपने हवा मुझको दे। बीमार गम हूँ शफा मुझको दे, दामन से अपने हवा मुझको दे। मैं हूँ मैडम मरीना, और फट फट फटीना, दूर से बात करना, पास
देख इधर ऐ हसीना, जून का है महीना, डाल जुल्फों का साया, आ रहा है पसीना, देख इधर ऐ हसीना। बर्बाद में शीरी है तू फरहाद में, मुद्दत से हूँ बर्बाद में शीरी है तू फरहाद में, ये ना समझना के घर जाऊंगा मैं तेरी चौखट पे मर जाऊंगा, तो ये ना समझना के घर जाऊंगा मैं तेरी चौखट पे मर जाऊंगा। मैं हूँ मैडम मरीना और फट फट फटीना, दूर से बात करना, पास आना कभी ना। देख इधर ऐ हसीना, जून का है महीना, लाल जुल्फों का साया, आ रहा है पसीना। तो आरती, महीना तो जून का है। जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना है। इस पसीने से भी बचा के रखना है अपने को। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजी जाने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है, जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की, जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और ये दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग, और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना। और बहुत जरूरी भी है। अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती है, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी ही। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी। आपको जरूरी नहीं है आपको पता हो उसकी आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना, और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां हैं, वो हम नहीं जान पाते हैं। बिल्कुल। इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे। लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा। वो जर उसको चोंच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी जो है ना वो
तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता। हाँ। वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता है। बिल्कुल। वो इतना ऊंचा उठ जाता है कि वो कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। हाँ। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उसने कोई बात नहीं करी या उसके ऊपर अपनी वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं लक्ष्य से बिगाड़ा। नहीं हटा हाँ। वो किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना। बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए। हाँ, ये होना चाहिए। और होता भी है, कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना आरती। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमारा इंतजार कर रही होती है। और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती का होता है। बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र फूंक दिया और आपने एकदम से आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया। बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है। बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि फिर और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना तो उसका फायदा उठाया जाता है। इसलिए जो कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते तो हैं इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बिल्कुल सही, उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए। क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टूक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो हैं, और नहीं तो चुप रहें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश मत करें। अपनी सफाई देना, हाँ, उसको वही सफाई दीजिए अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं हैं तो सीधे ना कहना जरूरी है। उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है। ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हाँ। वहीं पर हम गलत हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है, शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता है। जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो हैं घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुककर संयत होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें। बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए। अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे,
ये जरूर आप पूछिए। बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं। बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं गलत सुनेगा। माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए और अपनी बात को ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं। बिल्कुल। और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है। सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती, अंतराल का समय हो गया है। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं जी। तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी? बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं। तो और इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और हम जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना जी। तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं। यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं, आपने इंतजार किया, आपने हमारा इंतजार किया, है ना। ये थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज का सामने, है ना। और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं, किसी चीज को लेके आप सही हैं, तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए 10 लोगों के पास मत जाइए, है ना, कि देखो ये चीज सही है ना, देखो ये चीज सही है ना। कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो आप उन 4 को भूल जाइए। और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जाकर पूछते हैं, है ना, हम सही हैं, हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, बिल्कुल अपने दिमाग से अपने आपसे निर्णय लीजिए। बिल्कुल, आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो कि हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा, हम भावुकता में बह जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं। बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई, आप बुरे हो जाते हैं, है ना। आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं,
हैं, तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए, और इसके लिए जरूरी है हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। हाँ। क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। और बाद में हमें उसका पछतावा भी होता है। हाँ। लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो इस बात का हमें ध्यान रख के बोलना चाहिए, समझ के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझकर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे। और हम सबकी आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने, तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है। क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये चाटुकारिता में आता है। ये चाटुकारिता में आता है। और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए। और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है। बिल्कुल होती है। और तो मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी। बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे। जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर नहीं, मैं तारीफ करती हूँ, लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ वो करती हूँ। तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ। बिल्कुल उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ करिए। तो चलिए अब श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक प्यारा सा गीत सुनवा दें। जी। हम हो गए परदेसी।
तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की। अरे वाह, बिल्कुल जी, तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी हैं। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है। जी, और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है। बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉर्पोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है। जी, और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, PPC सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती हैं ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है, वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है। क्या बात है। और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं। और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की, और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है। हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है। और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है। बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है। और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं। बिल्कुल, है ना। और बहुत ही अच्छी बात है ये। और आज महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं। बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है, इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है, दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने। अच्छा, आपको गीत की तलब हो ही गई है चाय की तरह। जी, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों
नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। तो दूर के ढोल सुहावने। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देखने में इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं, और जब वो आती है हमारे पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने। बिल्कुल, और फिर वापस करो, ये करो, गुस्सा आता है ना उस समय, शुरू हो जाती है। इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस। इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है, वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोल ही सुहावने। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और हमारे जो श्रोता हैं जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पे जब यान भेजा गया तो उस पे देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर, बहुत सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं हर एक चेहरे से, चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना, चांद जैसा हमारा टुकड़ा। जी, लेकिन जब से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब। एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती, परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है, यह संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी कुरूपता भी दिखाई देने लग जाती है। तो हमारे एक श्रोता इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलियामणा। जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत, और रलियामणा मतलब सुहाना। यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कान फोड़ू लगने लगती है। अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है। बिल्कुल। और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं। हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं वैसे ही सही है।
जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है कुछ। आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको और बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे, जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्मपत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठाकर समझा दिया था कि बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा, ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और भी पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध, गैस के बढ़ते जो दाम हैं, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है। जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण
जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बचत की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव। देखिए, आपका एक श्रोता का हम लोगों ने दो बार उसको उनको पढ़ लिया। हाँ। उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके से समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना, वो यही चीजें होती है। हर घर की समस्या ही यही है, जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, बिल्कुल, है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में। बिल्कुल सही कहा। और ये मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरे इनायत बनी रहे, वो हमसे खफा ना हो। हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए। तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।